हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें प्रकाश का परावर्तन ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी घटनाएं हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रतिबिंब भी किस तरीके से बनता है गोलीय दर्पणों द्वारा, वो भी जो है अभी कल के वीडियो में डिस्कस किया गया है। दर्पणों का यूज, उसका उपयोग देख लिया गया। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या चीज़ है? ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। परावर्तन के केस में क्या होता था कि प्रकाश किरण किसी भी चिकनी सतह से टकराकर वापस चला आता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है। अपवर्तन केस में क्या है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाएगा। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाएगा, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करेगा यानी कि प्रवेश करेगा, तो जिस रास्ते पे वो जा रहा था ठीक उसी रास्ते पे नहीं चलेगा। ठीक है, रास्ता उसका बदल जाएगा। ठीक है, अब कैसे बदलता है वही सारी चीज़ें यहाँ हमें देखना है। चलिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, कि एक पृथककारी पृष्ठ है जो मीडियम को अलग करता है, यानी इसके ऊपर दूसरा माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है। यानी इसको अगर हम माध्यम 1 मान के चलें, ठीक है, ऊपर माध्यम 1 मान लिया हमने और नीचे जो है माध्यम 2 मान लिया। ठीक है, ऊपर माध्यम 1 और नीचे जो है माध्यम 2 मान लिया गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? अब देखो, अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये मान लेते हैं हमारी कोई प्रकाश किरण है। ठीक है, अब ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में एंटर कर रही है, तो जिस बिंदु पर ये आ रही है इस बिंदु पर एक नॉर्मल खींच लो। अभिलंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल। ठीक, अब ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है, कब पास आएगी कब दूर हटेगी, इसके भी दो केस हैं। अगर इधर मान लेते हैं हमारा वायु है और इधर मान लेते हैं हमारा कांच है या जल है। ठीक है, इधर का माध्यम मान लेते हैं कांच। अब ये वायु जो है यानी वायु के जो कण है यानी पार्टिकल है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी ये जो है विरल माध्यम है। जहाँ कण एक दूसरे से दूर होते हैं वो माध्यम क्या होता है? विरल। और कांच में क्या होता है कि कांच के जो पार्टिकल है बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो यानी ये माध्यम कैसा हो गया हमारा? सघन माध्यम। ठीक है, ये माध्यम कौन सा हो गया? सघन। ठीक है, तो यानी अब क्या, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो सीधे ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो चलो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। ठीक है, और इस रास्ते पर चली गई। यहीं इसी का दूसरा केस भी समझ लेते हैं। यदि प्रकाश किरण मान लेते हैं इधर ऊपर की तरफ हमने कांच ले लिया और नीचे वायु ले लिया है। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण इस तरीके से कांच से वायु में आ रही है, यानी यहां नॉर्मल खींच लो, ये नॉर्मल हो गया। कांच से वायु अब सीधे ना जाके अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ये क्या है? ये हमारी है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है? पृथककारी पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? पृथककारी पृष्ठ, यानी जो दोनों माध्यमों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पृथककारी पृष्ठ है। ये क्या है? ये आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, इसको तो हम प्रकाश के परावर्तन में ही आपको समझाए थे। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आई।
अब क्या परिभाषा बन रही है उसको नोट कर लो कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। ब्रैकेट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा हुई, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये अपवर्तन की घटना होती क्यों है, यानी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होता क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण ये है, छोटा सा पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, मान लेते हैं 4 आवर, ठीक है, या जो भी से चला रहे हैं 4 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 16 किलोमीटर जो भी है, ठीक है वो ऑन द रोड। लेकिन अगर आपको रेत में जो है साइकिल चलाने के लिए कह दिया जाए तो क्या आपकी स्पीड वही रहेगी, रुक जाएगी ना, स्पीड कम हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यानी जैसे रोड पे चला रहे हैं तो यहाँ पे माध्यम हमारा क्या है, बिल्कुल डेंसर मीडियम है, यानी रोड में क्या होते हैं जो कण है पार्टिकल एक दूसरे से एकदम टाइटली बॉन्ड बिल्कुल बंधे हुए हैं। ठीक है, टाइटली बंधे हुए। लेकिन जैसे ही आपका माध्यम चेंज हुआ आपकी चाल बदल गई, आपकी चाल बदल गई। या आप नॉर्मली ऐसे दौड़ रहे हो कहीं पे भी और उसके बाद फिर आपको पानी में दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो भी आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका मुख्य कारण ये है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और प्रकाश की चाल के अलग अलग होने के कारण ये ऐसी घटनाएं होती हैं कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी अपवर्तन का मुख्य कारण कौन है, माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम स्पष्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। जिस तरीके से आपके परावर्तन के रूल और नियम थे उसी तरीके से इसके भी कुछ नियम हैं, इसको भी देख लिया जाए। ठीक, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का सबसे पहला नियम तो यही है। हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये हो गई हमारी आपतित किरण, यानी ये होती है इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्रैक्टिंग रेज। कौन सी रेज है, रिफ्रैक्टिंग रेज। तो
इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आप लोग इससे परिचित हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण आई। ठीक है। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टिंग रेज के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, और इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है। ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। ठीक है। ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। परावर्तन में क्या था? ये परावर्तन कोण था, लेकिन अपवर्तन में कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। ठीक। अब देखते हैं पहला नियम। सबसे पहला नियम यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और कैसे एक ही तल में स्थित होते हैं ये परावर्तन में मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? बोर्ड है, और ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। तो परावर्तित या अपवर्तित किरण जो भी होगी बोर्ड के बिल्कुल अंदर से ही होके जाएगी, और अभिलंब भी हम यही खींच रहे हैं। तो यानी ये किरण, वो किरण और ये अभिलंब तीनों किस तल पर हैं? ये बोर्ड वाले तल पे, यानी एक ही तल में स्थित हैं। पहला रूल तो यही हो गया। ठीक है। तो पहला रूल क्लियर, समझ में आया? आप लोग नोट कर लीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत होता है, और इसे क्या कहते हैं? जो नियत, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है दूसरा नियम? आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब, इसको मिटा दें, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक, एक नियतांक होता है। ठीक है। और इसी को कहते हैं, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम भी है। ठीक है। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछा जाता है तो भी आप यही लिखेंगे, क्योंकि यही जो है आपके क्या है? स्नेल का नियम है। और इस नियतांक को हम n से लिखते हैं, और ये n होता क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर हम मान लें पहले माध्यम में प्रकाश की चाल b1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल b2 है। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल b1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। और एक चीज, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में एक संबंध है। क्या संबंध है उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध।
जैसे मान लेते हैं ये पहला वाला जो माध्यम है निर्वात है, बिल्कुल क्या है, निर्वात है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, c होती है। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी प्रकाश की चाल की, c। और इधर हमारा कोई माध्यम है, वायु ही मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई माध्यम है। और माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं कितनी है, v है। कितनी है, b है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, b। तो अब अपवर्तनांक n बराबर, और अपवर्तनांक होता क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, जो नियतांक है यही नियतांक ही हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो n इजकल टू निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, c, माध्यम में प्रकाश चाल कितनी है, b। तो n इजकल टू क्या फार्मूला हो गया, c/b। ये फार्मूला आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान लें b1 और दूसरे माध्यम में मान लें v2, तो n इजकल टू b1/v2 भी होता है, और ये साइन आई बटे साइन आर भी होता है वहाँ से, ठीक है, साइन आर। तो ये चीज़ याद रहेगा, कोई समस्या नहीं ना, यहाँ तक बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आया सभी लोगों को। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।